नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। आज इस वीडियो में अपन कैबिनेट मिशन योजना के बारे में चर्चा करेंगे। कैबिनेट मिशन को मंत्रिमंडल मिशन योजना भी कहते हैं। मंत्रिमंडल मिशन में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, जो कि भारत सचिव थे उस समय, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये बोर्ड ऑफ ट्रेड के प्रधान थे, तथा मिस्टर A.V. अलेक्जेंडर, ये थे फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द एडमिरल्टी, शामिल थे। यह मंत्रिमंडल मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। इसके बाद इन्होंने भारत के अनेक दलों और हितों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। उस समय सांप्रदायिक समस्या पर भारतीय नेताओं का एक मत नहीं हो सकता और जिन्ना पहले की तरह अपने पाकिस्तान के मांग यानी भारत के बंटवारे के लिए अड़ा रहा। इसलिए इस मिशन ने अपनी एक योजना पेश की। उसमें उन्होंने कहा, हमने मुस्लिम लीग की मांग पाकिस्तान पर विचार किया। हमारा विचार है कि इससे सांप्रदायिक समस्या हल नहीं होगी। हम यह भी न्याय के अनुसार नहीं समझते कि पंजाब, बंगाल और आसाम के उन जिलों को जिनमें हिंदुओं का बहुमत है पाकिस्तान में शामिल कर दिया जाए। भारत भौगोलिक दृष्टि से अखंड है, इसलिए हम पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार करते हैं और संयुक्त भारत के लिए एक योजना पेश करते हैं। उस योजना में जो सिफारिश की थी मंत्रिमंडल मिशन योजना ने, वो पहले थी भारत के भावी संविधान के लिए सिफारिश है। भारत के भावी संविधान के संबंध में मंत्रिमंडल मिशन ने कई सिफारिश की, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। पहला, संघ। संपूर्ण भारतवर्ष का एक संघ होना चाहिए जिसमें देशी रियासतें तथा ब्रिटिश प्रांत दोनों शामिल हों। इस संघ के पास वैदेशिक मामले, प्रतिरक्षा तथा संचार साधन के विभाग होने चाहिए। इसके अतिरिक्त और सब विभागों प्रांतों के पास ही होंगे। संघीय सरकार को इन विभागों का खर्च चलाने के लिए एक आवश्यक वित्त इकट्ठा करने का अधिकार होना चाहिए। ये तो संघ। संघ किस प्रकार का होगा? अब संघ की कार्यपालिका और विधानमंडल। संघ की एक कार्यपालिका तथा विधानमंडल होना चाहिए जिनमें ब्रिटिश प्रांतों तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल हों। सांप्रदायिक प्रश्न। सांप्रदायिक प्रश्नों पर केंद्रीय विधानमंडल यानी संघीय विधानमंडल में अंतिम निर्णय केवल सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से नहीं, बल्कि दोनों प्रमुख संप्रदाय यानी हिंदू और मुसलमानों के उपस्थित और मतदान करने वाले प्रतिनिधियों के अलग अलग बहुमत से हों। अवशिष्ट शक्तियाँ तथा अन्य विषय। यह तय किया गया कि ऐसे विषय जो केंद्र को नहीं दिए गए वे सब प्रांतों के पास रहेंगे। तमाम अवशिष्ट शक्तियाँ भी प्रांतों के पास ही रहेंगी। भारतीय रियासतों के अधिकार। जिन विषयों को देशी रियासतें संघ को नहीं सौंपेंगी उन सब पर देशी रियासतों का ही अधिकार होगा। यानी जो विषय देशी रियासतें संघ को नहीं सौंपेगी उन सब पर देशी रियासतों का अधिकार होगा। अगला, प्रांतों के ग्रुप। प्रांतों को इस बात का अधिकार दिया गया कि वे अपने अपने अलग अलग ग्रुप बना सके। प्रांतों की अलग अलग विधानमंडल तथा कार्यपालिका होंगी। मंत्रिमंडल मिशन ने पहले ग्रुप में मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत तथा उड़ीसा रखे। दूसरे ग्रुप में पंजाब, उत्तर सीमा प्रांत और सिंध रखे। तीसरे ग्रुप में बंगाल और आसाम रखे गए। प्रत्येक ग्रुप यह निश्चित कर सकता था कि कौन से प्रांतीय विषयों पर उनका नियंत्रण है और कौन से विषय वो केंद्र को सौंपना चाहते हैं। संविधान पर पुनर्विचार। मंत्रिमंडल मिशन ने यह भी प्रस्ताव रखा कि भारतीय संघ तथा प्रांतों के ग्रुपों के संविधानों में यह धारा रखी जाए कि कोई भी प्रांत
अपने विधानमंडल के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पास करके उस योजना के आरंभ होने के 10 वर्ष बाद तथा फिर भी प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात संविधान की धाराओं पर दोबारा विचार करवाने के लिए प्रस्ताव पेश कर सके। अब संविधान सभा की रचना, यानी संविधान सभा की रचना किस प्रकार से होगी। मंत्रिमंडल मिशन ने यह तय किया कि एक संविधान सभा भारत का संविधान बनाने के लिए स्थापित की जाएगी, जिसके कुल 389 सदस्य होंगे और इन 389 में से 93 सदस्य देशी रियासतों, 4 चीफ कमिश्नर प्रांतों के होंगे, शेष 292 सदस्य गवर्नर प्रांतों के होंगे। दूसरा, लगभग 10 लाख व्यक्ति पर संविधान सभा में एक सदस्य होगा, यानी 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित होगा संविधान सभा के लिए। प्रांतों को दी गई सीटें उनकी विभिन्न सभा में प्रांतों को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व आबादी के आधार पर दिया गया तथा यह तय किया गया कि प्रांतीय विधानसभा से प्रत्येक संप्रदाय को जितने प्रतिनिधित्व संविधान सभा में भेजने थे उनका चुनाव प्रत्येक संप्रदाय अलग अलग करेगा। अल्पसंख्यक वर्गों को आबादी से अधिक सीटें देने की प्रथा को खत्म कर दिया गया। केवल 3 प्रकार के मतदाताओं को बांटने का निश्चय हुआ, साधारण, मुसलमान तथा सिख, जो केवल पंजाब में। साधारण मतदाताओं में सिखों और मुसलमानों को छोड़कर बाकी सभी संप्रदाय, हिंदू, भारतीय ईसाई, पारसी तथा एंग्लो इंडियन शामिल थे। बालिग यानी वयस्क मताधिकार नहीं शुरू किया गया। अगला, रियासतों का प्रतिनिधित्व भी जनसंख्या के आधार पर होगा। जो रियासतों का प्रतिनिधित्व होगा वो भी जनसंख्या के आधार पर होगा, परंतु उनके प्रतिनिधियों के चुनाव का ढंग ब्रिटिश भारत से संविधान सभा के लिए चुने गए प्रतिनिधियों की समझौता समिति और देशी रियासतों के नरेशों की तरफ से बैठाई गई समिति के बीच में आपसी बातचीत द्वारा तय होगा। यानी देशी रियासतों के जो नरेश थे उनकी समिति और ये जो कमेटी बैठेगी उसके अनुसार उनके प्रतिनिधियों का चयन होगा। प्रांतों के अलग संविधानों की भी इस योजना में व्यवस्था की गई। इसके लिए कहा गया कि संविधान सभा की प्रारंभिक बैठक के बाद सदस्य अपने आप को 3 ग्रुपों में बांट लेंगे। पहले ग्रुप में हिंदू बहुमत प्रांतों, जो कि हैं जैसे मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार तथा मध्य प्रांत के प्रतिनिधि बैठेंगे। दूसरे ग्रुप में सिंध, ब्रिटिश बलूचिस्तान, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब के प्रतिनिधि बैठेंगे। इन भागों को मिलाकर मुस्लिम लीग पाकिस्तान चाहती थी दूसरे ग्रुप को। तीसरे ग्रुप में बंगाल और आसाम शामिल थे और इनको मुस्लिम लीग पूर्वी पाकिस्तान में मिलाना चाहती थी। इन तीनों ग्रुपों में अलग अलग बैठक कर प्रत्येक ग्रुप के प्रतिनिधियों ने यह निर्णय करना था कि उनके प्रांतों के लिए क्या संविधान हो, कौन से विषय समूह के पास रहे और कौन से विषय प्रत्येक प्रांत के विधानमंडल के पास रहे। इस नए संविधान के अधीन पहले चुनाव के बाद प्रत्येक प्रांत को एक छूट थी कि यदि वह अपने विधानमंडल के बहुमत से ग्रुप छोड़ने का प्रस्ताव पास कर दे तो वह उस ग्रुप को छोड़ सकता था जिसमें वो शामिल था। संविधान सभा में केंद्र तथा प्रांतों में विषयों के बंटवारे में परिवर्तन करने के लिए अथवा किसी बड़े सांप्रदायिक झगड़े को निपटाने के लिए हिंदू और मुस्लिम संप्रदायों के अलग अलग बहुमत की आवश्यकता होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह संविधान सभा प्रभुता पूर्ण नहीं थी। इसकी शक्तियों पर कुछ रुकावटें लगा दी गई। संविधान की कुछ बातें तो योजना में दे दी गई थी, शेष बातों को संविधान सभा ने स्वयं तय करना था। संविधान सभा को अल्पसंख्यक वर्गों के उचित हितों की रक्षा के लिए भी व्यवस्था करनी थी।
ब्रिटिश सरकार संविधान सभा द्वारा बनाए हुए संविधान को लागू करेगी। अब अंतरिम सरकार। केंद्र में शीघ्र ही एक अंतरिम सरकार स्थापित हो जाएगी जिसे भारत के प्रमुख दलों का सहयोग प्राप्त होगा। इसमें युद्ध विभाग सहित सारे विभाग मंत्रियों को दे दिए जाएंगे जिन्हें जनता का विश्वास प्राप्त होगा। प्रशासन तथा संक्रमण काल में इस सरकार को ब्रिटिश सरकार अपना पूर्ण सहयोग देगी और इस सरकार में 14 सदस्य होंगे। संधि। चूंकि ब्रिटेन भारत को सत्ता सौंप देगा, इसलिए इसके फलस्वरूप जो मामले उत्पन्न होंगे उनको तय करने के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच में एक संधि होगी। सत्ता सौंपने के बाद ब्रिटिश सरकार के लिए भारतीय रियासतों पर सर्वोच्चता कायम रखना संभव न होगा। यह सर्वोच्चता भारत सरकार की नई सरकार को भी नहीं दी जा सकती। इसका अर्थ यह था कि रियासतें स्वतंत्र हो सकेंगी। यह आशा की जाती है कि भारत ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का सदस्य रहेगा, परंतु यदि भारत ब्रिटिश राष्ट्रमंडल को छोड़ना चाहेगा तो उसे ऐसा करने की छूट होगी। तो ये थे जो मंत्रिमंडल मिशन योजना के जो 3 सदस्यों ने अपनी योजना पेश की। अब हम चर्चा करेंगे कि इस योजना के गुण, यानी जो मंत्रिमंडल मिशन योजना थी इसमें क्या गुण थे। पहला, भारत की एकता को सुरक्षित रखना और पाकिस्तान की अस्वीकृति। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में गतिरोध चल रहा था, क्योंकि कांग्रेस भारत को अखंड रखना चाहती थी और मुस्लिम लीग भारत को बांटकर पाकिस्तान बनाना चाहती थी। ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल मिशन का कार्य अत्यंत कठिन था। इसलिए उन्होंने भी जो योजना बनाई वह किसी एक दल को प्रश्न करने के लिए नहीं बनाई, अपितु सबके दृष्टिकोण को मिलाकर बनाई। मंत्रिमंडल मिशन ने पाकिस्तान की मांग को बिल्कुल अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इसकी स्थापना से ना तो सांप्रदायिक समस्या हल होती और ना ही मुसलमानों को लाभ होता। प्रत्येक ग्रुप में काफ़ी अल्पसंख्यक वर्ग रह जाते। पाकिस्तान आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न राज्य नहीं होता। सिखों की भी यह मांग थी कि पंजाब का बंटवारा नहीं किया जाए। मंत्रिमंडल मिशन के विचार में सेनाओं का बंटवारा तथा संचार साधनों में गड़बड़ी उत्पन्न करना अवांछनीय था। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार करके सारे भारत के लिए एक संघ की स्थापना करने का सुझाव रखा, जिसको केवल 3 विभाग प्रतिरक्षा, संचार साधन और वैदेशिक संबंध दिए जाने थे। शेष विषय प्रांतों को दिए जाने थे, क्योंकि मुस्लिम लीग केंद्र को अधिक शक्तियाँ देने के लिए तैयार नहीं थी। इस तरह से इस योजना में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के दृष्टिकोण में मेल उत्पन्न करने की कोशिश की गई। अगला गुण है संविधान सभा था लोकतंत्र आधार। इस योजना का दूसरा गुण ये था कि इसमें संविधान सभा की रचना लोकतंत्र आधार पर होनी थी, क्योंकि देशी रियासतों तथा प्रांतों को आबादी के आधार पर ही प्रतिनिधित्व दिया गया था। इस तरह प्रत्येक संप्रदाय को आबादी के अनुपात से स्थान दिए गए। अल्पसंख्यक वर्गों को आबादी में अनुपात से अधिक स्थान देने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अगला, संविधान सभा में ब्रिटिश सरकारी अधिकारियों और यूरोपियन का न होना। संविधान सभा के सारे सदस्य भारतीय थे। इसमें यूरोपियन और ब्रिटिश हितों के प्रतिनिधियों को इसमें कोई स्थान नहीं दिया गया। नंबर 4 पर सांप्रदायिक प्रतिनिधियों को सीमित करना। 1919 के अधिनियम में यूरोपियन, आंग्ल भारतीय समुदाय, भारतीय ईसाइयों तथा 1935 के अधिनियम में अनेक हितों, मजदूर, हरिजन, नारियों इत्यादि को अलग प्रतिनिधित्व दिया गया था। इस योजना के अनुसार अलग प्रतिनिधित्व इन सब हितों के लिए समाप्त कर दिया गया और केवल मुसलमान तथा पंजाब में सिखों के लिए रखा गया। अगला है देशी रियासतों की जनता के अधिकारों को मान्यता देना।
यद्यपि योजना में यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया था कि रियासतों की जनता को संविधान सभा में प्रतिनिधि चुनकर भेजना था, परंतु राजाओं को यह भी अधिकार नहीं दिया गया कि देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व को वे नामजद कर सके। समझौता समिति रियासतों की जनता के अधिकारों का निर्णय करने के लिए ही नियुक्त की जानी थी। अंतरकालीन सरकार। योजना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अंतरकालीन सरकार के सदस्य भारतीय ही होंगे और प्रतिरक्षा विभाग पर भी भारतीयों का नियंत्रण स्थापित कर दिया जाएगा। शासन संचालन में इस अंतरकालीन सरकार को अधिक से अधिक स्वतंत्रता दी जाएगी और ब्रिटिश सरकार इसे अपना पूर्ण सहयोग देगी। संविधान सभा की प्रभुसत्ता। योजना के अंतर्गत संविधान सभा को संविधान बनाने का पूर्ण अधिकार दिया गया। इस योजना के अंतर्गत यह संविधान सभा प्रभुसत्ताधारी थी। ब्रिटिश सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि इस संविधान सभा द्वारा बनाए हुए संविधान को वह लागू करेगी और भारत को सारी शक्तियाँ दे देगी। यदि इस संविधान सभा में अल्पसंख्यक वर्ग के लिए उचित संरक्षण हुए तो संविधान सभा ब्रिटिश सरकार से सत्ता हस्तांतरण के कारण उत्पन्न हुए मामलों को निपटाने के लिए संधि करने को तैयार होंगी। इस योजना का बड़ा भारी गुण ये था कि भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के बिना अपना संविधान बनाने का अधिकार दे दिया गया। राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार। भारतीयों को यह भी अधिकार दे दिया गया कि यदि वे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के सदस्य रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, और यदि वो राष्ट्रमंडल छोड़ना चाहते हैं तो राष्ट्रमंडल को छोड़ भी सकते हैं। धन्यवाद।